गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति का पार्ट नंबर 1 रीड करेंगे। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के जो शक्तिशाली विचार, इनके बारे में पढ़ा। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन यानी पूरे तरीके से बदलाव की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था। जैसा हम पढ़ चुके हैं, 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर एस्टेट और श्रेणियों में बटा हुआ था। 3 एस्टेट में बटा हुआ था फ्रांस का समाज, प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। इस प्रकार की श्रेणियों में बटा हुआ था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। कुलीन वर्ग और चर्च का इनके ऊपर सामाजिक सत्ता पर नियंत्रण था। लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप व्यक्तिगत अधिकार थे। इनके स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस बात पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजाराम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया कि इस प्रकार से वहाँ पर फ्रांस के अंदर सत्ता को बदल दिया गया और उसका सामाजिक ढांचा जो है वो जनता के हाथों में आ गया। तो इस प्रकार से डेरोजियो और राजाराम मोहन राय ने फ्रांसीसी क्रांति का उल्लेख करके लोगों को जागृत किया। बहुत सारे लोगों क्रांति के पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद भी पड़े थे। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। मगर यूरोप में सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। आमूल समाज का अर्थ होता है पूरे तरीके से समाज को बदलना। इसके पक्ष में नहीं थे यूरोप के अंदर। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वो चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे होना चाहिए, आमूल परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक खेमा मानता था कि समाज को आमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी जो कंजर्वेटिव लोग थे, तो कुछ उदारवादी थे। आमूल परिवर्तनवादी यानी रेडिकल पूरे तरीके से बदलाव चाहते थे, समाधानों के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या महत्व था, राजनीति की इन धाराओं में क्या फर्क थे और कौन कौन सी बातें थी जो समान थी, एक समान बातें कौन सी थी। यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इन शब्दों का अर्थ हर हाल और परिवेश में एक ही नहीं होता है। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिलनी चाहिए, यानी इस पक्ष में उदारवादी थे। आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, यानी एक धर्म का महत्व ज़्यादा दिया जाता था किसी भी देश के अंदर। यूरोप के अंदर ऐसा चल रहा था। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। उदारवादी समूह जो वंश आधारित शासक थे, उनका अनियंत्रण सत्ता के विरोधी थे। वे नियंत्रण चाहते थे जनता के ऊपर। उदारवादी समूह सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने
या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। पर यह समूह लोकतंत्रवादी यानी डेमोक्रेट नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। वयस्क लोगों को वोट का अधिकार सभी को दिया जाए इसके पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों के पास ही होना चाहिए, संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों, संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। किसी तरीके का विशेष अधिकार उन लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए, इसके खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की ज़रूरत को स्वीकार करने लगे कि आमूल परिवर्तन जो है वो ज़रूरी है। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है। परंतु वे चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए, बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया।